हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज का एक नया वीडियो शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम बिहार के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार की जो ऐतिहासिक संपदा है, बिहार के इतिहास को जानने के लिए जो हमारे पास स्रोत, जो सोर्सेस हैं जिससे हम नॉलेज को, हमारे हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस तरह से नॉलेज इकट्ठा किया है, उसके आधार पे आज हम बिहार के इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए हम भारतीय इतिहास की निरंतरता, कंटिन्यूटी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरह से क्लासिफिकेशन मैंने किया है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ये बेसिकली इसका कोई एक क्लियर डिमार्केशन नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो पैलियोलिथिक एज है 12,000 ईस्वी तक ही है। कहीं 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 पे आपको मिलेगा 10,000 बीसी तक है, कहीं कहीं मिलेगा 8,000 बीसी तक है, कहीं कहीं मिलेगा 14,000 बीसी तक है। अलग अलग रिसोर्सेस में आप अलग अलग टाइमलाइंस को देखेंगे। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर उस पीरियड में हुआ क्या। क्योंकि ऐसा इसलिए विभिन्नता इसलिए आती है क्योंकि विश्व के अलग अलग कोनों में जो हमारा जो एज है, जो स्टोन एज है, या जो मेसोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है, जो लौह युग है, जो कॉपर युग है, ये अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर इसका विकास हुआ है। अगर हम बात करें कि नदी घाटी सभ्यताओं में इसका विकास जल्दी ही हो चला, जल्दी जल्दी हम मॉडर्न होते चले गए। वही अगर हम नदियों से दूर अगर हम जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो वहाँ पे इसका विकास अलग कालक्रम के अनुसार हुआ है। चलिए हम आज का समझते हैं। अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए पूरा पाषाण युग, यानी कि पैलियोलिथिक एज, बेसिकली कि स्टोन एज है। अगर हम बात करें कि जो हमारा इतिहास का जो आरंभिक चरण है उसको हम स्टोन एज बोलते हैं, क्योंकि वहीं पे जो आदि मानव हैं, आदि मानव ने अपने जीवन और क्रियाकलाप के लिए पत्थरों का यूज शुरू किया। उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। उस औजार को विभिन्न विभिन्न तरीकों से बनाया। कभी उन्होंने शुरुआती दौर में खुरदरे रूप में बनाए। जैसे जैसे उनका विकास होता गया, उनका दिमागी रूप से उनका डेवलपमेंट होता रहा, और धीरे धीरे अपने उसमें भी निखार लाते रहे। तो अगर पैलियोलिथिक एज की बात करें, पूरा पाषाण युग की बात अगर हम करते हैं, जो यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर रखा है, पैलियोलिथिक एज पूरे जो मानव का जो इतिहास है, करीबन 99% हिस्सा ये पैलियोलिथिक एज ही है, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, पूरा पाषाण युग। ठीक है, अगर हम बात करें शुरुआत से, तो शुरुआत से लेकर करीबन 12,000 बीसी तक, ईसा पूर्व तक यह युग रहा। इसमें मानव ने पत्थरों का उपयोग शुरू किया। ठीक है, आग का प्रयोग शुरू किया। जो ह्यूमन जो हिस्ट्री है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट अगर हम कोई चीज़ मान सकते हैं तो वह था यूज ऑफ फायर, जिसके चलते उनकी जो लाइफ है ना वो पूरी तरह चेंज हो गई। ठीक है, उन्होंने पत्थरों से खुरदरे औजार बनाए, खुरपी बनाई, चाकू बनाया। ठीक है, अगर हम बिहार स्पेसिफिक बात करते हैं तो बिहार के पैसरा में, जो मुंगेर में है, मुंगेर जिले में है, इसके साक्ष्य मिले हैं। एक खुरदरे औजार मिले हैं, कुछ खुरपी मिले हैं, कुछ स्टोन के बने हुए चाकू मिले हैं। और नालंदा में, तो आपको याद रखना है पैसरा। अभी आप इस वीडियो में आप ध्यान रखिएगा कि मैंने जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जितने भी तथ्य हैं मैंने सारे यहाँ पे गुजर दिए हैं, और इसके चलते हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको ऐसा भी लगेगा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, परंतु उसे याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीपीएससी तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पुलिस की भर्ती तो है नहीं। वो तो बस कहीं से भी तथ्य उठाता है, और तथ्य उठाने के बाद आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके बारे में नॉलेज रखें और आप आंसर करने में सक्षम हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे मेसोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण युग। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेसोलिथिक एज 12,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक का जो पीरियड है वो हमारा हो गया मेसोलिथिक एज। करेक्ट, मैं मार्किंग करता हूँ, ये हमारा मेसोलिथिक एज है। ठीक है, इसमें सूक्ष्म पत्थर के बेहतर औजार मानव ने बनाना शुरू कर दिया। करेक्ट, जिसको माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। किसी किसी बुक्स में आप ऐसा देखेंगे कि जो माइक्रोलिथ है वो नियोलिथिक एज में शुरू किया गया था, ऐसा बताया गया है। परंतु मैं काफ़ी गहन तथ्यों को इकट्ठा किया हूँ, और तभी मैं इस
आधार पे पहुंचा हूं, तभी मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि माइक्रोलिथ का शुरुआत मेसोलिथिक एज में हुआ था। मेसोलिथिक यानी कि जो पैलियोलिथिक के बाद है, करेक्ट। पूरा पाषाण युग के बाद जो है वो हो गया मध्य पाषाण युग, ठीक है। इसी समय हड्डी से भी औजार बनाने लगा आदमी लोग ने, ठीक है। हड्डी से औजार बनाने लगे, सूक्ष्म औजार बनाने लगे। इसी समय कुत्ते को पहली बार पेट के रूप में बनाया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले किस जानवर को मानव ने पेट बनाया, आंसर ऑब्वियस है कुत्ता, क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए हॉर्स डाला जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा हो गया नव पाषाण युग, नियोलिथिक एज, करेक्ट। नव नया, नाम से ही लगता होगा, न्यू वर्ड में है ना, न्यू, ओके। अगर हम बात करें इसका काल के बारे में, इसका तो ये मेसोलिथिक एज के बाद आया है, ठीक है, और चालकोलिथिक एज के पहले है। जब हमने कॉपर के, हम आगे देखेंगे चालकोलिथिक एज, तो वो उसके पीरियड के बीच वाले पीरियड को बोलते हैं नियोलिथिक एज। बेसिकली 10,000 टू 3,000 BC का जो काल है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि जो कालक्रम है, जो 100 BC टू 100 BC, आप मोटे तौर पे याद रखें, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। कहीं कहीं आपको नियोलिथिक एज 1500 BC तक में लिखा हुआ मिलेगा, करेक्ट। इस दौरान, नियोलिथिक एज के दौरान ही आदमी ने परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की, यानी कि उन्होंने घर बनाने का जो दौर शुरू किया। खास करके जो नदी घाटी सभ्यताओं का विकास होना शुरू हुआ, जो नदियों के किनारे किनारे पानी का जो अवेलेबिलिटी था, इरिगेशन की व्यवस्था होने के कारण जो मानव ने सेटलमेंट शुरू किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट की। इस एज का सबसे बड़ा और सबसे जो बोलते हैं ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे रेवोल्यूशनरी जो खोज हुआ वो हुआ पॉटरी, क्योंकि व्हील की खोज हुई थी इस एज में। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हील, और पॉटरी के चलते जो हमारा जो लाइफ है ना, ह्यूमन लाइफ, उसमें एक करिश्मेटिक चेंज आया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसके अवशेष कहाँ कहाँ मिले, आपको याद रखना होगा बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सबसे पहला नियोलिथिक एज का जो अवशेष है, बिहार के चिरांद में मिला है। चिरांद का है, सारण जिले में। अगर मैं आपको इसी में पूछूं कि जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है, आपको याद होगा। आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाइए और आप याद करने की कोशिश कीजिए। क्या बताया था, अभी आप देख सकते हैं, पैसरा मुंगेर में, पैसरा जगह है मुंगेर में, वहाँ पे हमें पैलियोलिथिक एज के साक्ष्य मिले हैं। अगर नियोलिथिक एज के बारे में हम पूछें तो आपको बताना होगा इसका सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला है, चिरांद में, जो सारण जिले में है। चिरांद, अब आपको ये नाम इराद करके रखना होगा चिरांद को, ठीक है। पत्थर के चमकीले औजार और हड्डियों के औजार भी यहाँ पे मिले हैं। आपने देखा कि हड्डियों का औजार मानव ने कब बनाना शुरू कर दिया था, मेसोलिथिक एज में, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि इस जगह पे चिरांद में नियोलिथिक एज के भी साक्ष्य मिले हैं, मेसोलिथिक एज के भी साक्ष्य मिले हैं, करेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। इस जगह पे चिरांद में कीमती पत्थर जैसे अजेट हो गया, जस्पर हो गया, कार्नेलियन हो गया, बने हुए बिट्स भी मिले हैं। ये लगभग 2500 से 1500 BC तक के हैं। अगर इसका एज का हम बात करें तो अब हमने ये तो देख लिया, हमने चिरांद के बारे में समझ लिया, और बाकी कहाँ कहाँ मिले बिहार में साक्ष्य, आपको याद करना होगा। चलिए हम अगले स्लाइड में देखते हैं। बिहार में चेचर, जो वैशाली जिले में है, चेचर, सेनुआर जो रोहतास जिले में है, मनेर आप जानते हैं पटना में है, ताराडीह जो बोधगया में है, वारूडीह सिंहभूम। इस एरिया, ये जो सारे एरिया हैं आपको दिमाग में रखने होंगे, यानी कि चिरांद, चेचर, सेनुआर, मनेर, ताराडीह, बारूडीह, ये सारे एरिया से क्या अवशेष मिले हैं, नियोलिथिक एज के, ठीक है। आपको एकदम दिमाग में रखना होगा। अगर ऑप्शन में सीधा पूछा जाए कि नियोलिथिक एज के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, अगर ऑप्शन में चेचर है, चिरांद है, सेनुआर है, तो मोर देन वन का तो आपके पास ऑप्शन है ना, ये आपको मारना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं
चालकोलिथिक एज, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉपर की बात हो रही है, यानी कि तांबा। चालकोलिथिक एज में मनुष्य ने तांबे का प्रयोग शुरू किया। अगर इस कालक्रम की बात करें तो लगभग 3000 से लेकर 1500 बीसी तक इसका कालक्रम है। आयरन एज इसी के बाद आया, करेक्ट। और चालकोलिथिक एज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा में जो हड़प्पा वाली जो संस्कृति है जिसके बारे में आप अच्छे तरह से जानते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। वहाँ पे लोहे का यूज़ नहीं था, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, दिमाग में क्लियर डिफरेंस बना के रखिएगा कि उन्होंने लोहे का यूज़ नहीं सीखा था। कुछ कुछ इतिहासकार बोलते हैं यही उनके विनाश का कारण था, क्योंकि जो आर्यन आए, आर्यन एक्सपेंशन हुआ, उन्होंने आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिया था। चलिए हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बीपीएससी के लिए। चालकोलिथिक एज से ही पकाई हुई मिट्टी के वस्तुएं मिलने लगी, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं, टेराकोटा। आपने सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा के पास एक फिगराइन मिली है, एक नाचती हुई एक औरत की एक टेराकोटा की मूर्ति मिली है, वही टेराकोटा यानी पकाई हुई मिट्टी। बिहार की अगर बात करें तो चिरान, ताराडीह, मनेर, चेचर, सेनुआ जो हम ऊपर देख चुके हैं, जहाँ जहाँ पे नियोलिथिक एज के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पे चालकोलिथिक एज के भी साक्ष्य मिले हैं। चलिए अब हम बीपीएससी को कॉन्सेंट्रेट करते हुए हम कुछ स्पेशल पॉइंट को समझेंगे। पता है क्या हो, मृदबांड यानी कलर्ड पॉटरी। आपको दिमाग से समझना होगा कि किसका क्या करेक्टरिस्टिक है। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, मैं एक ऑप्शन आपको बताता हूँ, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। NBPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर किसका साक्ष्य है? उसमें आ जाएगा गुप्तकालीन, मौर्य युग, नियोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज। तो वहाँ पे आपको आंसर देना होगा क्लियर कट। तो इसीलिए हमें एकदम बिल्कुल ही क्लियर कट अपने दिमाग में बताना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई है। चलिए हम शुरू करते हैं। कलर्ड पॉटरी, अभी आपने पढ़ा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि पॉटरी और वेल की शुरुआत कहाँ हुई थी, नियोलिथिक एज से। आपने पिछले स्लाइड में ही देखा, यानी कि जो कलर्ड पॉटरी है इसकी शुरुआत कब से हुई, नियोलिथिक एज से, नवपाषाण युग से। सबसे पहले अगर हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो उस काल का जो कलर्ड पॉटरी था उसका कलर क्या था, रेड एंड ब्लैक, याद रखिए। यानी कि सबसे पहला लाल एवं काले रंग का ही पॉटरी का शुरुआत हुआ है, सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद शुरू हुआ पेंटेड ग्रे यानी कि रंगीन धूसर, ठीक है। मथुरा इसका एक सेंटर के रूप में था, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से NBPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। आप दिमाग में रख लीजिए इसको, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। यानी कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है। क्या कैसा है, ये पूरी तरह से चमकीला है, पॉलिश किया हुआ है। इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक यही है, चमकीला है, पॉलिश्ड है। पॉलिश इस कदर से किया हुआ है कि आज के समय में भी जब ये अवशेष के रूप में प्राप्त होता है तो उसकी चमक गई नहीं है। आप दिमाग में रखिए इसको। यह उत्तरी भारत का जो काले चमकीले मृदभांड जो कलर्ड पॉटरी हैं, किस युग की पहचान है, मौर्य युग। याद करिए चंद्रगुप्त मौर्य, जो हम आगे काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आगे के जो सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगे उसमें आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इस अपू क्लासेस में हम किसी तरह का बकवास नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरी आदत नहीं है। मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं जानता हूँ कि एक समय कितना कीमती होता है एक स्टूडेंट के लिए, और उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना, कॉम्पिटिटिव एज है, एक दूसरे से ज़्यादा मार्क्स लाना। तो जितना से जितना आप ग्रास्प कर सके मैं उसी शैली में आपको पढ़ाने का कोशिश करूँगा, कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ठीक है। मेरे लिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मेरे वीडियोस को कितना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। पसंद आएगा आप 100% लाइक करेंगे, शेयर करना होगा आप 100% शेयर कीजिएगा। आपको अगर लगेगा कि काम अच्छा कर रहे हैं रणविजय कुमार, तो आप 100% इसको शेयर करेंगे। तो मैं इसके लिए कभी आपको प्रेस नहीं करूँगा आप ये करें वो करें वो करें, ठीक है। चलिए अब हम कुछ कल्चर्स को समझेंगे, कल्चर्स को दिमाग में आप डालते रहिए, ठीक है। कल्चर्स बहुत सारे कल्चर हैं, बट मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज ना करने के लिए मैं थोड़े बहुत ही कल्चर लेके यहाँ पे आया हूँ। कलर्ड पॉटरी में सेक्शन में मैंने डाल रखा है। और हर कल्चर
अहर कल्चर यानी कि ये जो बनास नदी का एरिया है राजस्थान का, उस वाले एरिया के कल्चर को क्या बोलते हैं? अहर कल्चर। उनका मृद भांड में अगर देखें तो सबसे बड़ा जो अगर जो करेक्टरिस्टिक है क्या है? इन्वर्टेड वाइट पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर। इन्वर्टेड का मतलब जो उल्टा करना, उल्टा किया हुआ। वाइट पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर, देखिए ब्लैक एंड रेड वेयर है, किसके जैसा है? हड़प्पा जैसा है। वाइट कलर भी है। तो क्या करते थे ये जो आप कभी आप गूगल करिए, इसको पता चलेगा कैसे बनाते थे। इसके काफ़ी वीडियोस हैं, कुम्हार कैसे बनाते थे। बनाने के बाद उसको उल्टा कर देते थे। तो उल्टा करने के बाद जो भीतर का जो पॉलिशिंग होती थी वो वाइट कलर की रहती थी। ठीक है, अहर कल्चर का। चलिए अब आगे देखते हैं कयाथ कल्चर। कयाथ कल्चर बेसिकली जो चंबल की घाटी का जो एरिया है ना, उस जगह के एरिया के कल्चर को क्या बोले जाते हैं? कयाथ कल्चर। इनका सबसे बड़ा जो करेक्टरिस्टिक क्या है? रेड वेयर विथ चॉकलेट डिजाइन। इसी कल्चर के एरिया में घोड़े की हड्डियां मिली हैं। ठीक है, इतना समझने के बाद हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ तथ्य जो आपको 100% याद कर लेनी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। तथ्य या तो मुश्किल भी हो याद करने, परंतु आपको याद करना ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेहरगढ़ का नाम आपको याद रखना होगा, बीपीएससी कई एक बार पूछ चुका है मेहरगढ़ के बारे में। ठीक है, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान के एरिया में है, आपको पता है बलूचिस्तान किस एरिया को बोलते हैं? अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों में है इसका थोड़े थोड़े हिस्से। ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में है। करेक्ट। बलूचिस्तान वही एरिया है जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी समर्थक हैं। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने, अगर मैं बोलूँ तो भारत में मिलने के लिए आतुर हैं। ये बलूचिस्तान वाले लोग अपने आप को भारतीय ही समझते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर विकास करवानी है तो पाकिस्तान तो एक जगह सही नहीं हो सकता विकास के लिए। चलिए कंसंट्रेट करते हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेहरगढ़ ही सबसे पुराना नियोलिथिक सेटलमेंट है। यहाँ पे ही मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा फ्लैशबैक में जाके, कि बिहार में सबसे पहला नियोलिथिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करें। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आंसर भी हम लगाएंगे, अगर इस वीडियो के एंड में भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये जो हमारा टॉपिक खत्म होगा, हो सके कि 2 वीडियोस में खत्म हो, तब हम लगाएंगे। ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए सबसे पुराना मैंने पूछा है, सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है नियोलिथिक कल्चर का बिहार में। ठीक है, ऐसे मेहरगढ़ सबसे ओल्ड नियोलिथिक सेटलमेंट है, याद रख लीजिए आज से। मेहरगढ़ के बारे में आपको काफ़ी याद रखना होगा। यहाँ से ही कपास का पहला उपयोग का साक्ष्य मिला है, कॉटन का फर्स्ट यूज। ठीक है, जौ और गेहूं की पहली खेती, याद रखिएगा, चावल मैंने नाम नहीं लिया है, राइस नहीं लिया है, क्योंकि राइस का जो शुरुआत है मेहरगढ़ से नहीं हुआ था। याद रख लीजिए इसको एकदम, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न के लिए पूछा जाता है। क्योंकि हम मेहरगढ़ अगर परीक्षा में आते हैं हम सोचते हैं सारे काम वही जो शुरू होता है, ऐसा गलत है। ठीक है, जौ एवं गेहूं की पहली खेती मेहरगढ़ से ही मिली। भेड़, बकरी, सूअर, हिरन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आप याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे घोड़े का नाम नहीं लिया है, आपको डिफरेंस दिमाग में रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे डेंटल साइंस, किस तरह से दांतों की वो मरम्मत करते थे, दांतों का रिपेयर करते थे। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले हैं। ये जो साइन आपके सामने बना हुआ स्क्रीन पे, इस साइन को आप देखिए, ये साइन मिले हैं। ठीक है, हम्प वाले बुल, कुछ नाचते हुए फिगराइन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। नाचते हुए औरतों की आकृतियां मिली हैं। टेराकोटा डिजाइन मिले हैं, यानी कि टेराकोटा आप समझ ही चुके हैं, पकाए हुए मृद भांड। ठीक है, सर में मांग फाड़ने का एग्जाम्पल मिला है, ऐसे फिगराइन मिले हैं जिनका सर में मांग फाड़ा, जैसे हमारी औरतें आज के डेट में फाड़ती हैं। ठीक है, ये सारे कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट चलिए हम याद करते हैं जॉर्बे कल्चर। कहाँ पे जॉर्बे कल्चर है? ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी का जो घाटी है ना, नींद में ऊँघे हुए, याद है आपको कविता? ठीक है, उसी घाटी की बात हम कर रहे हैं। जॉर्बे कल्चर उसको बोला जाता है। कहाँ पे मेनली इसका अवशेष मिला है? इमाम गांव पुणे में है, डैमाबाद औरंगाबाद, यानी कि ये औरंगाबाद बिहार का नहीं है, महाराष्ट्र का, ध्यान में रखिएगा।
यहां से हमें क्या चाहिए साक्ष्य मिले हैं जॉर्वे कल्चर से, जो डेड बॉडी को किस तरह से डिस्पोज करते थे, किस तरह से वो गड्ढा खोद के एक पर्टिकुलर साइज का बना के किस तरह से दफनाते थे। ठीक है, शिव को पशुपति के रूप में मानते थे। तो अगर एग्जाम में सीधे सीधे आता है कि अगर मैं पूछूं कि डेड बॉडी को डिस्पोज करने के जो आर्ट है उसका साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला है, ऑप्शन में आपको शायद सबसे पहले मिलेगा मेहरगढ़। याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या, या तो डैमाबाद हो या इमाम गांव हो, जॉर्वे कल्चर बेसिकली। ठीक है, चलिए अगला तथ्य है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मिला है, पिट हाउस मिला है। ठीक है, मिट्टी के घर मिले हैं जो ज़मीनी सतह से नीचे की तरफ है। शायद वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए ऐसा करते होंगे। ठीक है, मिट्टी के नीचे बनाते थे और लैडर्स रहते थे उतरने के लिए, सीढ़ियाँ रहती है, स्टेयर्स बने हुए थे। इसका साक्ष्य मिला है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चावल का पहला बार साक्ष्य कहाँ से मिला है, नॉर्थ ऑफ बिंधियंस, यानी बिंधियन हिल के नॉर्थ वाली एरिया से सबसे पहला क्या साक्ष्य मिला है, राइस कल्टीवेशन का। याद रखिए। अब कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि सबसे पहला व्हीट कल्टीवेशन का कहाँ से साक्ष्य मिला है। अभी अभी हमने पढ़ा है, मेरा हिंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का जो सेनुआर है कैमूर जिले में, वहाँ से भी और राइस, व्हीट, बार्ले का जो कल्टीवेशन है उसका काफ़ी इंप्रेसिव सबूत मिला है, अवशेष मिला है। ठीक है, जो बिंदियन हिल्स हैं एंड गारो हिल्स, गारो हिल्स किधर हो गए, गारो, खासी, जयंती आपको याद होगा, या मिजोरम के एरिया वाले की हम बात कर रहे हैं, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ, उस गारो हिल्स और बिंदियन हिल्स। ठीक है, इस जगह में सबसे पहले खेती, विकसित खेती, डेवलप्ड एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले। ठीक है, आसाम में एक जगह है डॉजेली हेडिंग, यहाँ से क्या मिला है, जेडियाइट स्टोन, एक कीमती पत्थर है जेडियाइट स्टोन। इसका आज के डेट में भी बहुत तगड़े तरीके पे यूज किया जाता है। आप शायद अगर स्पाइन में अगर पेन है, पीठ में दर्द है, तो आप इसको यूज करते होंगे। इस स्टोन को हीट किया जाता है यूवी ट्रीटमेंट करके या लाइट से इसको हीट करते हैं, फिर आपके इसके पीठ में इससे सेकाई की जाती है। ठीक है, आगे चलिए। चौपानी मंडा उत्तर प्रदेश का एरिया है, चौपानी एंड मंडा। इस जगह से क्या चाहिए साक्ष्य मिले हैं, विश्व के ओल्डेस्ट मृदवांड कलर्ड पॉटरी के साक्ष्य मिले हैं चौपानी मंडा एरिया से। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक तथ्य दे रखा है जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर, NBPW कल्चर। ठीक है, NBP कल्चर किससे रिलेटेड है आपको याद है, हम इसकी बात कर रहे हैं। यह आयरन एज से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारा मॉरिगन, यह तो कोई बताने वाली बात नहीं है, 100% आयरन एज का था। ठीक है, अब उसके बाद एक तथ्य है, क्या तथ्य है कि वैशाली और कपिल वस्तु सिर्फ ऐसे ही दो स्तूपा हैं जो महात्मा बुद्ध के राख से बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा, इसका रीजन क्या है कि अपने आप में जो वैशाली का जो स्तूप है वो यूनिक है। कैसे यूनिक है, यह जो जमीन से जब जमीन से राइज होता है, यह जो दोनों स्तूपा है प्लिंथ के सहारे ऊपर उठता है। करेक्ट, इसलिए ज़्यादा यूनिक है, आपको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 80 यानी कि 80 पिलर वाला हॉल पटना में कहाँ पे मिला है, कुम्हरार में। एकदम 100% तथ्य को आप याद कर लीजिए। और यह आप इसके साथ ये भी याद कर लीजिए, नाम आते ही 80 पिलर हॉल, तो एक तरह से एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मौर्य युगीन सभ्यता का। ठीक है, NBPW। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, स्पूनर
अल्टेकर एंड मिश्रा, ये तीनों ने मिलकर खोज की। ठीक है, इन्होंने कुम्हरार में इसको ढूंढा है। किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हुए हैं। जो 80 पिलर जो मिले हैं किसके बने हुए? वुड के मिले हुए, वुड के बने हुए। और पॉलिश के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है, इसकी चमक अभी भी बरकरार है। ये तो हम कवर कर ही चुके हैं कि मौर्यकालीन है। ठीक है, चंपा में हम पूरा डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं चंपा के बारे में। ठीक है, क्योंकि एक महाजनपद है और महाजनपद के बारे में हम इसी वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। चंपा में हाथी के दांत पर बना हुआ फीमेल डांसिंग फिगराइन मिला है। ठीक है, और काफ़ी एलेबोरेट रूप में है। जो उस नारी का जो जिस तरह से चित्रांकन किया गया है आइवरी पे, हाथी के दांत पे, अपने आप में यूनिक है। और सेम आकृति इटली में भी मिली है, इटली के पोम्पई में। इंपॉर्टेंट है ना, आखिर क्या उनका कोई रिलेशनशिप था चंपान इटली का उस समय, या यह आर्ट डेवलप होके यहां से ही इटली में गई थी? ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं। बिहार में पहली बार चिरांद में क्या मिली है? कुषाण काल की पकाई हुई ईंटें की आकृति मिली है। कुषाण काल की पकाई हुई ईंट की आकृति मिली है। कौन से काल की है? कुषाण काल की। ठीक है, ये हम अभी सिर्फ तथ्य पढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा तथ्य हम क्यों याद कर रहे हैं, परंतु तथ्य तो याद करना ही होगा क्योंकि आखिर ये बीपीएससी है। चलिए, जब हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, जब हम उसको रिवाइज करेंगे तो आप देखिएगा तथ्य जो आप अभी हम सुन रहे हैं बड़े आराम से बस आपके अपने हो चुके हैं। ठीक है, अपसाड़ गया में क्या मिला है? स्टक्को पैनल्स मिले हैं 8। बेसिकली मिट्टी के बने हुए हैं स्टक्को पैनल्स। गेरुआ चूना इसको यूज करके बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें पता है किसका विश्लेषण है? आदित्य सेन जो परवर्ती गुप्त काल, लैटर गुप्ता एज का एक शासक था आदित्य सेन, उसके द्वारा निर्मित वाल्मीकि रामायण अंकित है। अपसाड़ कहां पे मिला है? गया में। 8 ऐसे पैनल मिले हैं जिसमें वाल्मीकि रामायण अंकित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अगला तथ्य हमारा क्या है? चिरांद में 82 क्या मिला है? चिरांद में कुषाण काल का कॉपर कॉइन्स मिला है। अभी हम थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं चिरांद में कुषाण काल के कॉपर कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, यहां पे हमने एक फैक्ट डाल दिया 82 नंबर, ये याद रखना है। ठीक है, मनेर कहाँ है? पटना में। ठीक है, मनेर से क्या मिला है? मनेर ताम्रपत्र, मनेर कॉपर प्लेट, याद रखने वाली चीज है। इसको गहड़बाल प्लेट भी बोलते हैं। इसी से साबित होता है कि बिहार में गहड़बालों का भी किंगडम था, गहड़बालों का भी साम्राज्य था। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। ठीक है, इस मनेर ताम्रपत्र से पटना का जो 12th सेंचुरी एडी का राजस्व जो रेवेन्यू सिस्टम है इसका पता चलता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पंचोभा ताम्रपत्र है, पंचोभा ताम्रपत्र याद रख लीजिए इसको। पंचोभा ताम्रपत्र ये समुद्रगुप्त की है। पंचोभा कॉपर प्लेट किसकी है? समुद्रगुप्त की है। करेक्ट। भागलपुर सनोखर में बल्लाल सेन का इमेज इंस्क्रिप्शन मिला है। किसका? बल्लाल सेन का। ठीक है, एक कुछ तथ्य हो गए। अब मैंने लिख रखा है कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य। अति महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब तो सिंपल है।
कि हमें कुछ भी करके हमें इसे याद रखना ही होगा हमेशा के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने लिख रखा है कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य, 1 नंबर पक्का प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, कैसे शुरू करते हैं। आर्यन के प्रसार को, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस को सबसे पहले कहां बताया गया है, किस ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में। आर्यन के एक्सपेंशन को कहां पढ़ाया गया है? शतपथ ब्राह्मण। कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या याद करने में? तो मैं अपना तरीका आपको बताता हूं। शतपथ का नाम आते ही क्या होता है? लथपथ। लथपथ कब होते हैं? खून से सने हुए, लथपथ ऐसा आता है ना। शतपथ नाम सुनते लथपथ, खून से सने हुए हैं, यानी कि वॉर हो रही है, कोई एक सैनिक है जो खून से लथपथ है। ठीक है, तो इस शतपथ ब्राह्मण में क्या बताया गया है? इसमें विदेह माधव की चर्चा है, यानी कि किंग की चर्चा है, विदेह माधव। क्या चर्चा है इसमें? कि किस तरह अपने पुत्र गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा तक पहुंच जाते हैं। समझ रहे इसका मतलब क्या है? यह आर्यन के एक्सपेंशन को बता रहा है कि किस तरह हाथ में अग्नि को लेकर, मसाल को लेकर जंगलों को जलाते हुए, और जो नॉन आर्यन थे इनको खदेड़ते हुए सदा नीरा तक पहुंच गए। देखिए इनके एक्सपेंशन को बताया गया है। कहां बताया गया? लथपथ, यानी कि शतपथ ब्राह्मण। चलिए अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में मगधवासी को किक्कट कहा गया है। अरे बाप रे, किक्कट, पता नहीं इसका मतलब क्या है, शायद अच्छा तो नहीं है। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में मगधवासी को थोड़ा हे की दृष्टि से देखा गया है। शायद उनको मगधवासियों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। ओके, और ऋग्वेद में ही लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि एक शासन करने वाला परमगंधा नामक शासक की चर्चा की गई है। ठीक है, इस किक्कट प्रदेश में ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट तथ्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। अर्थवेद में थोड़ा तो अच्छा हुआ, अर्थवेद में, ऋग्वेद में तो मगधवासी को किक्कट कह दिया गया, बट अर्थवेद में थोड़ा अच्छा हुआ है मगधवासियों के साथ। क्या अच्छा हुआ है? मगधवासी को ब्रात्य कहा गया है। चलिए, ऋग्वेद के पास जो सबसे पुराना वेद है उसमें शायद नॉलेज नहीं था मगधवासियों के बारे में। नॉलेज होता तो शायद किक्कट न बोलते। चलिए, अर्थवेद के समय मगधवासियों को क्या बोला गया? ब्रात्य बोला गया, ब्रात्य। चलिए आगे देखते हैं। पंचविंसा ब्राह्मण में मगधवासियों को क्या कहा गया? सेम जो अर्थवेद में बोला गया, ब्रात्य बोला गया। यानी कि यहां पे एक प्रश्न उठता है कि मगधवासियों को ब्रात्य कहां बोला गया है? ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे: ऋग्वेद, अर्थवेद, पंचविंसा ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। आपका आंसर क्या होगा? बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन। क्योंकि ब्रात्य कहां कहां बोला गया है? ऋग्वेद में भी बोला गया है? नहीं, ऋग्वेद में किक्कट बोला गया है। अर्थवेद में बोला है? हाँ, अर्थवेद में बोला गया है। और कहां बोला गया? पंचविंसा ब्राह्मण में ब्रात्य बोला गया है। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्कंडे पुराण में क्या है? विदेह एवं वैशाली के राजाओं की चर्चा है। वैदेही, याद आया? राजा जनक की पुत्री वैदेही, सीता मां। विदेह एवं वैशाली, वज्जी रिपब्लिक, ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, है ना? हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो विदेह एवं वैशाली की राजाओं की चर्चा कहाँ है? मर्कंडे पुराण में है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में महाजनपद की चर्चा है।
हम महाजनपद के बारे में इसी वीडियो में बड़े डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में किसकी चर्चा है? महाजनपद की। याद रख लीजिएगा, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, यह बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, दीघ निकाय आप विनय पिटक, दीघ निकाय एंड विनय पिटक में मगध और वैशाली की चर्चा है। दीघ निकाय में विनय पिटक में मगध एवं वैशाली की चर्चा है। करेक्ट। चलिए, सॉरी, भगवती सूत्र में मगध के द्वारा, भगवती सूत्र में देखिए क्या लिखा हुआ। भगवती सूत्र तो बढ़िया सूत्र है, क्योंकि यहां पे आर्म्स एंड एबोलिशन के बारे में चर्चा है कि किस तरह से मगध के राजा ने लिच्छवी के अगेंस्ट, रिपब्लिक के अगेंस्ट में युद्ध में आर्म्स एंड एमुनिशन का प्रयोग किया था। इसी में चर्चा है कि किस तरह से अजातशत्रु ने महास्थूल कंटक किस तरह से अपने रथ में रथ को यूज करके किस तरह से बड़े बड़े पत्थरों को उठाते थे, किस तरह से गंगा पाटलिपुत्रा के किनारे योजनाएं बनाते थे, किस तरह से उन्होंने कूटनीति का उपयोग भी किया था। सारे का चर्चा भगवती सूत्र में है। आखिर अगर हम इतिहास के बारे में जानते हैं तो यही तो हमारे स्रोत है, इसी से तो हम जानते हैं कि हमारा इतिहास क्या है ना। यजुर्वेद में विदेह के इतिहास की पहली बार चर्चा हुई है। तो पहली बार चर्चा की जब अगर बात कही जाएगी विदेह की, तो कहां सबसे पहली बार चर्चा हुई है? यजुर्वेद में। ये तो भूलने वाली बात नहीं। यजुर्वेद, जो चैंट्स ऑफ मंत्रा यजुर्वेद में जिसका संकलन है, कहां? आखिर राजा विदेह, राजा जनक, है ना। अर्थवेद में अंग के बारे में चर्चा की गई है। अर्थवेद में क्या चर्चा की गई है? अंग के बारे में, अंग महाजनपद। ठीक है। ऋग्वेद में कौशल एंड विदेह के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं है। इस एक स्मरणीय तथ्य है, ऋग्वेद में कौशल एवं विदेह के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं है। क्या इसका रीजन हो सकता है? गेस करिए। हमने बात किया कि जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था उस समय जो आर्यन का एक्सपेंशन था, बेसिकली ये आर्यन नहीं लिखा है इन वेदों को। जो जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था उस समय आर्यन का जो एक्सपेंशन था वो पंजाब से आगे नहीं हुआ था। करेक्ट। इसलिए तो जो मगधवासी थे उनके बारे में उनको पता नहीं था और उन्होंने यूज किया किक्कट शब्द का, है ना, किक्कट शब्द का। ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, कई एक बार बीपीएससी ने पूछा है इसको कि मगध पहली बार कहां पे यूज हुआ? मगध वर्ड का सबसे पहला चर्चा कहां पे हुआ है? तो आंसर सिंपल है, अर्थवेद। कहां पे? अर्थवेद। ओके। अंग शब्द का पहली बार प्रयोग कहां हुआ है? अंग महाजनपद के बारे में, अर्थवेद। यानी कि अब आपको फैक्ट दिमाग में बांध लेना होगा कि दो बड़े बड़े महाजनपदों की चर्चा कहां हुई है? बड़े बड़े अंग और मगध, जो बाद में मिला लिए गए। मगध जो सम्राट था, मगध सम्राट ने अंग को मगध में ही मिला लिया। उस हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि महाजनपदों की चर्चा मुख्य रूप से कहां हुई है, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। मगध एवं अंग का चर्चा कहां हुआ है? तो कहां हुआ? सिंपल, अर्थवेद में। ये याद रख लेना होगा फैक्ट को, इसलिए मैंने अलग से लिख रखा है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि इसमें मैंने सिर्फ महाजनपदों की बात की है। आपको याद कर लेना होगा। करेक्ट। इसमें कोई चलिए, तो इस महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं,
इनको हम कंठास्थ याद करेंगे, रट लेंगे, हालांकि हम लॉजिकली याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 3 महाजनपदों को देखेंगे। क्यों 3 को पहले देखेंगे? क्योंकि तीनों कंप्लीटली बिहार में थे। कौन कौन तीनों हैं वो? मगध, बज्जी, अंग। ठीक है, अंग का कैपिटल कहां? चंपा, भागलपुर का एरिया हुआ, जिसे बाद में मगध सम्राट ने मगध में मिला लिया। ओके, बज्जी रिपब्लिक, ओल्डेस्ट रिपब्लिक, वैशाली, करेक्ट। और एक मगध। मैंने मगध का कैपिटल नहीं लिखा है, जानबूझकर नहीं लिखा है, क्योंकि अगर मैं लिख दूं राजगृह या पाटलिपुत्र तो गलत हो जाएगा। इसका कैपिटल चेंज होता रहा है, कभी राजगृह, कभी पाटलिपुत्र, कभी वैशाली भी। ये हमें याद रखना होगा। हम याद करेंगे इसको डिटेल से, किसने कहां पे चेंज किया। ठीक है, अभी आपको फिलहाल दिमाग में रखना होगा ये तीनों महाजनपद मगध, बज्जी और अंग कहां थे? बिहार में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल महाजनपद कहां? 2 पार्ट में था, नॉर्थ मल, साउथ मल, दोनों उत्तर प्रदेश में। कैपिटल कुशीनगर और पावा। पावा याद है ना? याद हो जाएगा जब हम महात्मा बुद्ध को डिटेल से पढ़ेंगे। सुअर का मांस सेवन करने से उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनकी मौत हो गई थी, हम याद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 और महाजनपदों को देखते हैं। 4 और महाजनपद, काशी, कौशल, वत्स, सुरसेन। याद रख लीजिए, काशी तो याद है, काशी तो याद है। अब ये मत याद कीजिएगा सब कुत्ते काशी जाएंगे, ऐसा नहीं है। काशी में मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, काशी, वाराणसी, करेक्ट, वाराणसी कैपिटल हुए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे। कौशल, अयोध्या एवं श्रावस्ती। अयोध्या नरेश राजा दशरथ है ना, कौशल नरेश राजा दशरथ के प्रथम ज्येष्ठ सुपुत्र श्री राम है ना। आगे बढ़ते हैं। वत्स क्या खाओगे? मौसम्मी। वत्स क्या खाओगे? मौसम्बी। अरे भैया कौसम्बी इसका कैपिटल का नाम है, इसलिए मैंने याद रखा है इस तरह से। वत्स क्या खाओगे? मौसम्मी। ठीक है, आगे हो गया सुरसेन जिसका कैपिटल कहाँ पे? मथुरा नगरी। वाह, ग्रेट। यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 5 महाजनपद हुए। बिहार में कितने? 3। कितने हो गए? 8 आपने कर लिए, अब बच गए 8। चलिए, अब पंजाब में 2। पंजाब में कौन कौन? 2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हालांकि है पंजाब में, बट रिश्ता बड़ा घनिष्ठ रहा है। मगध का रिश्ता सबसे रहा है। यहाँ तक कि मगध के सम्राट हैं, वहाँ से राजकुमारी भी ले आते थे, शादी करते थे। वाह, ग्रेट। ठीक है, पंजाब के हो गए 2। कौन कौन हो गए? चेदी जिसका कैपिटल था शक्तिमती, करेक्ट। दूसरा है पंचाल नरेश, आपने सुना होगा अगर आप महाभारत आप देखते हैं तो। ग्रेट। पंचाल जिसका कैपिटल कहाँ? बरेली। अहिचतरया कापिल्या कैपिटल का नाम है, करेक्ट। तो 8 आप हो गया। 8 के बाद आपने 2 और देख लिए, चेदी एंड पंचाल, पंजाब वाले, करेक्ट। अभी कितने हो गए टोटल? 10। पंजाब वाले दोनों मिला के कितने हो गए? 10 महाजनपद आपने याद कर लिए। रिवाइज करवाऊं क्या? वत्स क्या खाओगे? मौसम्बी, कौसम्बी। बिहार में कितने? बिहार में टोटल 3, बज्जी, चंपा, मगध, याद है ना। उत्तर प्रदेश में कितने? टोटल 5। कितने हो गए? 5 3 8 और 2 हो गए पंजाब वाले 10।
अब बच गए 6। चलिए, पुरू, पुरू कहाँ? इंद्रप्रस्थ, अभी जो दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ हरियाणा का जो एरिया, करेक्ट, इंद्रप्रस्थ, पुरू, करेक्ट। मत्स्य, मत्स्य कहाँ? क्या मत्स्य जो महाजनपद का कैपिटल कहाँ पे? विराटनगर। कहाँ पे विराटनगर? राजस्थान, करेक्ट। कितने हो गए? 12। अब बच गए 4। एक और नॉर्थ इंडिया में, कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में अवंती, जिसका मगध से काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप रहा है शुरुआती दौर में ही, ठीक है। अवंती का कैपिटल कहाँ पे? उज्जैन, उज्जैन महाकाल की नगरी, करेक्ट। महिष्मती, मध्य प्रदेश में, करेक्ट। अवंती हो गया मध्य प्रदेश। अब बच गए 3, क्योंकि 13 हमने देख लिए, ठीक है। असाका, असाका नाम अलग टाइप का लग रहा है ना, असाका अलग टाइप का इसलिए लग रहा है, साउथ इंडिया में है, इसका कैपिटल रहा है। कहाँ पे? पतन। इसको इंग्लिश में कहीं कहीं पोटाली भी लिखा हुआ है। यह तेलंगाना के एरिया में है, प्रेजेंट डे का तेलंगाना, यानी कि आंध्र प्रदेश से जो बचा है, न्यू स्टेट। ओके, 2 हो गए। 2 कहाँ पे हो गए? दोनों अभी इंडिया में नहीं है, ठीक है। एक है कंबोज, जो पूंछ एरिया, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है, उस एरिया में उसका कैपिटल हो गया हतक, ठीक है। एक है कंधार, जिसकी कैपिटल कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, ग्रेट। तो इस तरह से हमने 16 के 16 महाजनपदों को देख लिया, ठीक है। अगर मैं इस तरह से, आप मैप एक लेके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपके दिमाग में रहेगा। आप देखिएगा तो यहाँ पे असाका है, वो आपको साउथ इंडिया में मिल रहा है, असाका है ना, जो पोचाली तेलंगाना के एरिया हो गया असाका, ठीक है। बाकी आप देखिए कंबोज, गंधार, ये हमारा ऊपर का एरिया हो गया, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान का एरिया हो गया, ठीक है। और ये कुरु है, कुरु, ठीक है। ये मत्स्य हो गया विराटनगर, ठीक है। अवंती हो गया मध्य प्रदेश, है ना। ये मगध, अंग, बज्जी, तीनों बिहार वाले हो गए, है ना। फिर काशी, मल आपने देखा भी, नॉर्थ मल, साउथ मल, है ना। पावा साउथ मल का जो कैपिटल था आपने देखा, ठीक है। पंचाल, सूरसेन, चेदी, करेक्ट। इस तरह से आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद मेमोराइज कर सकते हैं। अब मेरा तरीका अपना है, आपको मैंने शेयर भी किया है। अवंती, है ना, मौसमी, बत्स, कौसम्बी, है ना, अपना अपना तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो मैंने जो कलेक्शन यहां पे डाला है, मैंने इसलिए डाला है कि अगर आपने अभी बिहार, और मैं ऐसा नहीं बोला सिर्फ बिहार, इंडिया में अगर इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाए या मेडिएवल की बात की जाए, तो उस समय जो आने वाले हमारे जो विदेशी एम्बेसडर्स रहे हैं, या तो किसी शासक के द्वारा लाया गया, या खुद उनको किसी पर्टिकुलर रिलीजन में इंटरेस्ट रहा है, उसके चलते भारत आए जानने के लिए, समझने के लिए एक पर्टिकुलर रिलीजन को, या भारत को जानने के लिए, या किसी शासक के द्वारा भेजे गए दूत के रूप में उसके चलते वो भारत आए। उन्होंने एक अपना जो यात्रा का जो वृत्तांत, या जो यहाँ पे जो उन्होंने रहे, जितने दिनों तक रहे, कोई 10 सालों तक, कोई 15 सालों तक, कोई 1 साल तक, जो उन्होंने जो वृत्तांत लिखा है, वो हमारे इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहा है। उससे हम अपने हिस्ट्री को जानने में सक्षम रहे, क्योंकि उन्होंने लिखा है, एक लिखित साक्ष्य के रूप में है। इसलिए हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें याद रखना होगा कि वो किसके समय आए थे, उनका जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन हो क्या है, एक नंबर पक्का आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। क्योंकि अभी हम बिहार के हिस्ट्री के रिसोर्सेस को पढ़ रहे हैं, स्रोत को पढ़ रहे हैं, या शायद
एक वीडियो में कंप्लीट भी नहीं हो, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला नाम आता है मेगास्थनीज। ग्रेट, ही वॉज ग्रेट, यू आर ऑब्सोल्युटली ग्रेट। आप कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान दे के समझ रहे हैं, हमारे साथ हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर कंसंट्रेशन। ठीक है, आप कमेंट कर करके लिखते रहें कि हम अपने वीडियोस को और कैसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और क्या नॉलेजफुल है, या हमें और रिसोर्सफुल बनना पड़ेगा और R&D करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं रणविजय कुमार आपको पुनः इस वीडियो में ध्यान आकर्षित करने के लिए नम्र निवेदन करता हूं, है ना। चलिए, मेगास्थनीज, जिनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में सीधा खटकना चाहिए इंडिका, क्योंकि इनके द्वारा लिखी हुई बुक का नाम क्या है? मेगास्थनीज इंडिका, INDICA, इंडिका। करेक्ट। इस सेल्यूकस का एम्बेसडर थे। सेल्यूकस का क्या थे? एम्बेसडर थे, यूनानी सामंत। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर इंडिका के बाद अगर मेगास्थनीज के बारे में अगर आपको जानने की जरूरत है तो चंद्रगुप्त के समय में भारत आए थे, यानी मगध प्रांत में भी आए थे। इन्होंने पाटलिपुत्र को समानांतर चतुर्भुज नगर कहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल टाउन, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल टाउन उन्होंने कहा है। उन्होंने बताया है, इंडिका में लिखा है। इन्होंने इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। बीपीएससी पहले एक प्रश्न पूछ भी चुका है। इंडिका में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? क्या कहा है? पोलीब्रोथा। उन्होंने लिखा है कि इस नगर में 64 द्वार हैं और 570 दुर्ग हैं, किले हैं, 570 किले हैं, 64 मेन गेट्स हैं। जो यहाँ का ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो वुड का बना हुआ है। ये 80 पिलर हॉल जो मिला है कुम्हरार में, किन्होंने खोज की है? याद करिए आप, अभी हमने डिस्कस किया है, स्पूनकर, अल्टकर, मिश्रा, इन्होंने इसकी खोज की है कुम्हरार में। याद करिए, अगर आपको याद आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए तीनों के नाम, आपको याद आ जाएगा। मेगास्थनीज ने लिखा है कि यहाँ पे सेना को कैश सैलरी दिया जाता था। ठीक है, जो किले थे उसके भीतर मोर मिलते, मौर्य युगीन सभ्यता की पहचान है ना, मोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा ट्रैवलर की बात करते हैं, फाहियान। फाहियान कब आए थे? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कब आए थे, किसके समय में आए थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्ता टू, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे फाहियान। याद रख लीजिएगा कौन थे। हम तो डिटेल से आगे पढ़ेंगे ही, थोड़ा थोड़ा आपको याद करा देता हूं कि ये समुद्रगुप्त के बेटा थे और चंद्रगुप्त वन के पोता थे, है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्ता टू फाहियान। करेक्ट। जो चंद्रगुप्ता टू थे, इन्हीं की बेटी का नाम पार्वती गुप्त है, जो बकातका क्वीन थी, बकातका किंगडम की क्वीन थी। ठीक है, बस मैंने को रिलेट करने के लिए आपके दिमाग में घुस जाए पूरी तरह से चंद्रगुप्ता टू फाहियान जिसके समय आए थे, बस इसलिए मैंने लिख रखा है। फाहियान लगभग भारत में 10 वर्षों तक रहे थे। लुम्बिनी, बोधगया, बनारस, श्रावस्ती, कुशीनगर, जहां जहां बुद्धिज्म वहां वहां इन्होंने दौरा की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग ये भी चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे, भिक्षु थे, भारत में बुद्धिज्म को समझने के लिए आए थे, लिटरेचर्स को जमा करने के लिए आए थे। कब आए थे, किन के समय आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। ये हर्षवर्धन के समय में आए थे, हर्षवर्धन के समय में आए थे, महान सम्राट हर्षवर्धन के समय में आए थे। वही हर्षवर्धन
हर चरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने, याद होगा आपको, बस रिलेट करने के लिए मैंने लिख रखा है। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। कब आए थे? चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में। फायान कब आए थे? याद करिए और कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए। अभी हमने 10 सेकंड पहले ही सुना है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अल मसूदी। अल मसूदी, अल मसूदी इराक से आए थे, इराक के ट्रैवलर थे। इनको अरब का हेरोडोटस बोलते हैं। यही पहला अरब राइटर है जिन्होंने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को साइंटिफिक तरीके से जोड़ा। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को साइंटिफिक तरीके से जोड़ा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अगले ट्रेवलर हैं वो है अल बेरूनी। बहुत इंपॉर्टेंट, अल बेरूनी बहुत इंपॉर्टेंट। अल बेरूनी मोहम्मद जो गजनी थे उसके साथ आया था भारत। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। इनका जो मुख्य रचना है उसका नाम है किताबुल हिंद, करेक्ट, या उसको तहकीके हिंद भी बोलते हैं। इन्होंने जो भारतीय सभ्यता था उसको काफी नजदीक से इन्होंने विश्लेषण किया। भारतीय सभ्यता को काफी नजदीक से विश्लेषण किया इन्होंने, इसीलिए इनको इंडोलॉजी का फादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोलॉजी का फादर, फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं अल बेरूनी को। उनकी जो मुख्य रचना क्या है? तहकीके हिंद, किताबुल हिंद। किसके साथ आए थे? महमूद गजनी के साथ आए थे, करेक्ट। अल बेरूनी, याद रखिएगा, यह खुद में एक इंसाइक्लोपीडिया थे। नेक्स्ट ट्रेवलर मार्को पोलो। मार्को पोलो इटालियन थे, कोरोमंडल तट पर आए थे। पांडियन राजा के दरबार में आए थे, तंजौर गए थे। रुद्रमा देवी जो ककातीय जो शासक थी, ककातिया किंगडम क्या, उसके दरबार में गए थे मार्को पोलो। चलिए, इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट, इब्न बटूता, जिसका कविता हम याद करते हैं, जिसका जूता टूटा जा पहुंचा जापान में, इब्न बटूता, है ना। मोरक्कोन ट्रैवलर थे। मोरक्को एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, करेक्ट, जिसका कैपिटल है रबात, मोरक्को का रबात, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आए थे। याद कर लीजिए, इब्न बटूता किसके समय में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको जज का पोस्ट ऑफर किया था, जज का, जज, ही वाज मेड जज, करेक्ट। इनको नॉलेज था लीगल सिस्टम का, ठीक है, काजी, जज। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बटूता, इनका जो रिपोर्ट है भारत के बारे में, इसको क्या बोलते हैं? ये याद रख लीजिए, इनके रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? रिहेला, RIHLA, रेहला, करेक्ट। इब्न बतूता, रेहला, इब्न बटूता, याद हो गया। चलिए, नेक्स्ट ट्रैवलर अब्दुल रज्जाक, पर्सियन ट्रैवलर थे, या विजयनगर साम्राज्य, देवराया II जब किंग थे तब भारत में आए थे। देवराया II इनके किंगडम में गए थे। उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर भी बोला है, जो जहाँ पे आएगा, जिसका अन्न खाएगा थोड़ा बहुत तो बढ़ाएगा, ठीक है। देवराया II के शासन में 300 पोर्ट उनके कंट्रोल में थे, 11 लाख सैनिक थे। थोड़ा बहुत बढ़ाया हुआ तो लगता है, ठीक है। चलिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो मैंने ट्रैवलर लिख रखा है वो कौन है? निकोलो दी कॉन्टी। निकोलो दी कॉन्टी, निकोलो दी कॉन्टी भी इटालियन ट्रैवलर है। ये गुजरात के खंबात, जो गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात के एरिया में आए थे। इन्होंने भी विजयनगर साम्राज्य घूमा। इन्होंने अपने बुक में लिखा है, अपने ट्रेवलॉग जो है इन्होंने लिखा है, सती प्रथा के बारे में लिखा है कि यहाँ पर प्रिवेलेंट था सती प्रथा।
पोलीगैमी, एक से अधिक पत्नियां रखने वाले को बोलते हैं, इन्होंने लिखा है। इन्होंने महानवमी का महान पर्व किस तरह मनाते थे इसके बारे में लिखा है, कितने धूमधाम से मनाते थे। होली के बारे में लिखा है। इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज को क्या बोला है, इटालियन ऑफ द ईस्ट, इटालियन ऑफ द ईस्ट की उपाधि दी है। चलिए, हमने तो इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर को देख लिया। कुछ लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये भी पूछ सकते हैं कि आखिर बहुत सारे तो आपने ट्रैवलर को इंक्लूड नहीं किया। हम करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे इतिहास में। हम इतिहास तो इस चैनल में पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको इस चैनल को छोड़ के किसी दूसरे स्रोत पे जाना ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारे स्रोतों को एक साथ निचोड़ निकाला है और मैंने हर एक तथ्य को डाला है। वीडियो लंबे हो सकते हैं परंतु मज़ेदार तो होंगे और आप याद तो रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को और ज़्यादा मैं लंबा न करूं, और बाकी जो हमारा जो बिहार का जो प्राचीन इतिहास रहा है उसके बाकी जो स्रोत हैं, जैसे कॉइन्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए जिसके राइटर्स के नाम को हमें याद करना होगा, और क्वेश्चन एंड आंसर जो इंपॉर्टेंट जो किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें बीपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम आंसर्स को याद रखें, ये सभी लेके हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए मैं बोलता हूँ आप सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।